गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एम.एन. रॉय का मार्क्सवाद के प्रति जो असहमति का भाव है या जो उन्होंने मार्क्स से असहमति व्यक्त करी थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो एम.एन. रॉय और मार्क्सवाद का भाग 4 था उसमें हमने मार्क्सवाद के प्रति उनकी जो सहमति उन्होंने जताई थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ये जो मार्क्सवाद के असहमति के बिंदु हैं उसमें हमने 7 पॉइंट लिए हुए हैं और इसको भी मैंने 2 भाग में विभक्त किया है। भाग 5 का पहला भाग, क्योंकि यदि मैं इसको सारे ही एक भी पार्ट पे लेती तो ये काफ़ी लंबा और आपको समझ में नहीं आता। तो हम धीरे-धीरे इसका जैसे-जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी वैसे-वैसे आप इसको समझने की कोशिश करना और फिर भी अगर आपको नहीं आता तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़े हम। तो मार्क्स के दर्शन से असहमति के बिंदु, किसके असहमति के? मार्क्सवाद के प्रति। रॉय ने मार्क्स के दर्शन में जो विद्यमान अनेक सिद्धांतिक असंगतियों और अपूर्णताओं की ओर ध्यान अपना आकर्षित किया था और उन्होंने साम्यवाद दर्शन की व्यवहारिक जो विकृतियां थी जी या उनमें दोष थे उनकी भी उन्होंने आलोचना करी। रॉय और मार्क्स के जो चिंतन का लक्ष्य था वो तो एक था और मार्क्स ने मानव को आर्थिक शोषण से मुक्त करके एक वर्गहीन समाज की स्थापना की कल्पना की थी। रॉय का उद्देश्य था कि एक ऐसी वैचारिक क्रांति करना जिसके द्वारा मानव हर प्रकार के दमन, अन्याय और उत्पीड़न से मुक्त हो जाए और उसके संपूर्ण विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो। लेकिन जब आरंभिक दिनों में वो मार्क्सवाद के विचारों से सहमत था तो धीरे-धीरे जब उसने इसमें मार्क्सवाद के अंदर प्रवेश किया तो उसको कुछ ऐसी चीजें नजर आई जिससे मार्क्स के दर्शन में उसकी असहमति के जो कुछ बिंदु हैं वो उभर कर सामने आए। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो असहमति के जो बिंदु थे वो थे इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना करना। ये मैंने आपको गोले के रूप में बताया है। फिर है कार्ल मार्क्स के दर्शन पर मानव की स्वतंत्र चेतना की उपेक्षा का आरोप लगाना या लगना, ये इसका था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था इसका अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना करना, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट था वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना करना। पांचवा था वर्गों के जो ध्रुवीकरण के विषय में कार्ल मार्क्स की धारणा का विरोध करना, ये था इसका पांचवा पॉइंट। छठा था सर्वहारा के अधिनायकवाद की आलोचना करना, ये इसका था छठा पॉइंट। तो हम यहाँ पर 4 बिंदु यानी मुख्य रूप से हम इसको 2 भागों में विभक्त करके हम इसकी व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो उसका पॉइंट था वो था इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना करना। रॉय ने मार्क्स की गई इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या को एक अपूर्ण माना है और रॉय का मत है कि अपनी व्याख्या में मार्क्स ने जीवन के आर्थिक पक्ष के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण पक्षों की उपेक्षा की है। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या ने मार्क्स की अपूर्णता को उजागर किया है और इतिहास के ऐसे दर्शन को जो उत्पादन के कारकों के अतिरिक्त मानव जीवन के अन्य पक्षों जैसे विशेषकर विचारों की गतिशीलता की उपेक्षा करता है और नैतिक समस्याओं की अवहेलना करता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने कहा है कि नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक जीवन में उच्चतर स्तरों तक उत्पादन के लिए मनुष्य की आवश्यकताएं अनिवार्यतः आर्थिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहती, ये उन्होंने कहा है। ये मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ जहां पर इन्होंने इसकी बात करी जो कि कार्ल मार्क्स ने कहा है। यानी मैं इसको फिर रिपीट करती हूँ, नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक जीवन में उच्चतर स्तरों तक उत्पादन के लिए मनुष्यों की आवश्यकताएं अनिवार्यतः आर्थिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहती है, ऐसा उनका मानना था। दूसरा पॉइंट आते हैं कि मार्क्स के दर्शन पर मानव की स्वतंत्र चेतना का आरोप भी लगाया जाता है। एम.एन. रॉय ने ये आरोप लगाया है कि यह आक्षेप लगाया है कि
मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद मनुष्य की सृजनात्मक क्षमताओं के महत्व को पूर्णतः अस्वीकार करता है। रॉय ने कहा कि नैतिक उन्नति की मनुष्यों की आकांक्षा का भौतिकवाद से कोई टकराव नहीं है, जबकि आर्थिक कारकों को मनुष्य के जीवन में अतिरंजित महत्व प्रदान करके मार्क्स ने भौतिकतावाद का निषेध किया है। मनुष्य के सार्थक भौतिक अस्तित्व की उपेक्षा की है। रॉय का मत है कि स्वतंत्रता के लिए मनुष्य का उत्कृष्ट आग्रह ही सामाजिक व्यवस्था का आधार हो सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह आग्रह आत्मसंरक्षण जीव शास्त्रीय आग्रह का एक रूप है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रॉय मनुष्य की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। वे मनुष्य को राज्य समाज द्वारा आरोपित अनावश्यक जो बंधन से मुक्त करना इसके लिए आवश्यक मानते थे और आर्थिक नियतिवाद जैसे रूढ़ सिद्धांतों से भी उनकी मुक्ति को आवश्यक मानते हैं। आगे बढ़े हम। तीसरा आता है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना उन्होंने करी। रॉय ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बड़ी गंभीर आलोचना करी है। वे मार्क्स के इस विचार से सहमत नहीं हुए कि उत्पादन के परिणाम स्वरूप अर्जित होने वाली जो अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति वर्ग द्वारा हड़प लिए जाने के कारण ही श्रमिकों का शोषण होता है और यह शोषण निरंतर चलने वाले वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण है। ये उन्होंने माना। उन्होंने ध्यान दिलाया कि यदि अतिरिक्त मूल्य के सृजन को ही शोषण का मूल कारण मान लिया जाए तो समाजवादी व्यवस्था के अधीन भी श्रमिकों का शोषण रोका नहीं जा सकेगा। रॉय ने यह भी स्वीकार किया कि पूंजीवाद और समाजवाद में इस दृष्टि से भेद है, जहां पूंजीवाद में आर्थिक शक्ति पूंजीपति वर्ग में केंद्रित होकर श्रमिकों के लगातार शोषण का माध्यम बनती है। समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक शक्तियों राज्यों के हाथों में केंद्रित रहती है, अतः समाज में कोई अन्य वर्ग श्रमिकों का शोषण करने की सामर्थ्य नहीं रख पाता है, ये रॉय ने कहा। किंतु जहां तक उत्पादन से अर्जित होने वाले अतिरिक्त मूल्य का प्रश्न है, रॉय के अनुसार वह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में श्रमिक के पास न होकर या न जाकर उन लोगों के हाथों में जाता है जो आर्थिक शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं और उत्पादन से अर्जित अतिरिक्त मूल्य को पूंजी में परिणत या बदल देते हैं, ये रॉय ने कहा। मार्क्स के विपरीत रॉय ने यह भी व्यक्त किया कि उत्पादन की गतिविधियों के द्वारा अर्जित सामाजिक अतिरेक के न्यायसम्मत वितरण का प्रश्न मुख्यतः आर्थिक नहीं हो सकता और इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल आर्थिक साधनों से नहीं बल्कि नैतिक साधनों से भी की जा सकती है। तो ये था अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना जो कि एम.एन. रॉय ने करी थी। मार्क्सवाद मनुष्य की असीम प्रगति और मानवीय वेग के वर्चस्व को भी नकारता है। अब आगे बढ़े। ये तो पहला पॉइंट क्या हुआ था, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना करना। दूसरा था उनकी स्वतंत्र चेतना की आक्षेप लगाना। तीसरा था अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना करना। फोर्थ पॉइंट आता है वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करना। ये मैं आपको पॉइंट्स के द्वारा बता देती हूँ। ये वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना करना। आगे बढ़े। रॉय ने मार्क्स के इस मत से असहमति व्यक्त की कि विश्व में इतिहास के प्रत्येक दौर में वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है और विश्व का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। रॉय का मत है कि समाज में सदैव से ही कुछ एकताकारी शक्तियां भी रही हैं और जिन्होंने समाज का विखंडन से बचाया, यानी समाज को विखंडन से बचाया है। और जहां मार्क्स का वर्ग संघर्ष का विचार इस मूल मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक व्यवस्था में मुख्य निर्धारक और प्रेरक शक्ति आर्थिक होती है, रॉय का मत है कि आर्थिक कारणों के अतिरिक्त अन्य मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक कारक भी लोगों के व्यवहार और पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। ये इसका मेन था, जहां मैंने आपको ये पॉइंट्स के द्वारा बताया है। अब रॉय ने इस आधार पर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना करी और इसमें मनुष्य की स्वतंत्र चेतना को आर्थिक कारकों का दास मान लिया गया है।
उन्होंने ये भी कहा, आर्थिक कारकों की प्रधानता के अतिवादी आग्रह के कारण मार्क्स ने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि आर्थिक कारणों से भिन्न ऐसे कारण भी हो सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से परस्पर विपरीत हित रखने वाले वर्गों के मध्य एक सामान्य चेतना और सौजन्य का भाव उत्पन्न कर सके। रॉय ने यह भी आरोप लगाया कि रूढ़िवादी मार्क्सवाद मनुष्य की असीम प्रगति और मानवीय विवेक के वर्चस्व को नकारता है, और ये भी कहा कि मार्क्स ने सामाजिक संबंधों में मनुष्य के विवेक पर आधारित विविधता और प्रगतिशीलता की उपेक्षा करते हुए एक भविष्यवक्ता की तरह भविष्यवाणी तो कर दी कि किसी विशिष्ट दिन एक वर्ग का पतन होने वाला है, अथवा एक नए वर्चस्व स्थापित होने वाला है, अथवा राज्य का अंत होने वाला है। उन्होंने ये भी कटाक्ष किया कि मुझे जन्म कुंडलियों में विश्वास नहीं है, भले ही वह जन्म कुंडली कार्ल मार्क्स द्वारा ही क्यों ना बनाई गई हो। आगे रॉय ने यह भी कहा कि यदि इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्षों का इतिहास है तो एक वर्गहीन समाज की स्थापना के साथ ही इतिहास के विकास का क्रम रुक जाएगा। और रॉय ने मार्क्स के इस दावे को भी नकार दिया कि साम्यवादी मानवीय विकास का अंतिम बिंदु होगा और साम्यवाद के पश्चात और प्रगति संभव नहीं है। ये जो इसके 4 पॉइंट्स थे जिसमें कार्ल मार्क्स के प्रति उन्होंने असहमति के बिंदु दर्शाए थे, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स और एम.एन. रॉय का जो भाग 5.1 वो यहाँ पे समाप्त होता है, और 5.2 हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम आपको आगे बताएंगे।